कहा जाता है, महान लोग हमेशा जिंदा रहते हैं उनके विचार और किए गए काम, और जिंदा रहते हैं उनकी आलोचना, यानी कि उनके कामों में गलती निकालने वाले भी। पंडित जवाहरलाल नेहरू देश के पहले प्रधानमंत्री, उनके बारे में भी आपने खूब सुना होगा। सोशल मीडिया में ये भी पढ़ा सुना होगा कि नेहरू की वजह से आज हमारे सामने जम्मू कश्मीर की समस्या खड़ी है। अगर नेहरू की जगह सरदार पटेल होते तो भारत का भविष्य कुछ और होता। और ना जाने कितने ही आरोप, कभी सोशल मीडिया पर तो कभी अलग अलग नेताओं के बयान में, और आजकल चल रहे क्रॉप्ड वीडियो और फोटोशॉप वाली तस्वीरों के जमाने में तो ये पता लगाना भी और मुश्किल है कि कौन सी बातें सच हैं और कौन सी झूठ। इसी तरह अपने जीते जी तो नेहरू जी ने देश और दुनिया में बहुत नाम कमाया, लेकिन फिर टेक्नोलॉजी के दौर में जब सोशल मीडिया नाम की चीज हर घर तक पहुंचने लगी, और तब उनके खिलाफ एक ऐसा प्रोपेगेंडा चला जिसके तहत उन्हें देश के लोगों की नजर में विलेन साबित कर दिया गया। नेहरू जी के बारे में ऐसा कहा जाने लगा कि उन्होंने जानबूझकर सरदार पटेल को भारत का प्रधानमंत्री नहीं बनने दिया और खुद कुर्सी पर बैठ गए। उनकी वजह से कश्मीर का मुद्दा यूनाइटेड नेशंस में फंस गया, और भारत को यूनाइटेड नेशंस में मिल रही परमानेंट सीट को भी उन्होंने छोड़ दिया था। अब ये आरोप यहीं खत्म नहीं हुए, बल्कि उनके कैरेक्टर यानी चरित्र पर भी कई तरह के सवाल उठाए गए। कहा गया कि आजादी के दिन वो अपना भाषण और अपने कपड़े सेलेक्ट करने में बिजी थे, और उन्होंने ही भारत में हिंदी को देश की राष्ट्रभाषा नहीं बनने दिया, क्योंकि वो अंग्रेजों को बहुत ज्यादा पसंद करते थे। लेकिन क्या ये सारी बातें सच हैं? और अगर झूठ हैं तो फिर सच क्या है? एक सच ये भी है कि सोशल मीडिया और इंटरनेट की दुनिया में हद से ज्यादा इंफॉर्मेशन की वजह से ये पता करना मुश्किल हो जाता है कि सच क्या है और झूठ क्या है। ऐसे में सच और झूठ के आगे पड़े इस पर्दे को उठाने के लिए कुकू एफएम लेकर आया है ये खास पेशकश, जिसका नाम है पंडित नेहरू और सोशल मीडिया। इस शो में हम जानेंगे पंडित नेहरू के बारे में वो सच्चाई जिसे सोशल मीडिया में या तो बिगाड़ दिया गया, या फिर इसे बिल्कुल गलत तरीके से लोगों के सामने रखा गया है। हम यहाँ पंडित नेहरू की जिंदगी से होते हुए उन पर लगाए गए तमाम आरोपों की छानबीन करेंगे। इन आरोपों के साथ साथ हम भारत के पहले प्रधानमंत्री के रूप में उनकी पर्सनैलिटी और उनकी जिंदगी पर भी एक नजर डालेंगे। आजादी के एक सिपाही होने के अलावा कांग्रेस के सबसे बड़े नेता और एक लेखक के रूप में भी नेहरू जी ने अपनी छाप छोड़ी थी। आज जब एक और सोशल मीडिया के जरिए उन्हें एक असफल प्रधानमंत्री बताने की कोशिश की जाती है, तब उसके उलट अपने दौर में कैसे विदेश नीति से लेकर देश के विकास तक के क्षेत्र में पंडित नेहरू ने कितना काम किया, ये जानना भी काफी इंटरेस्टिंग होगा। तो देर किस बात की, चलिए शुरू करते हैं भारत के पहले प्रधानमंत्री और सोशल मीडिया के चक्रव्यूह से जुड़ा ये रोमांचक सफर, आपके अपने कुकू एफएम पर, मेरे यानी आरजे असर के साथ। कुकू एफएम, सुने जो मन चाहे। ये बात है साल 1947 की, यानी भारत की आजादी का वक्त। अगर आप सोशल मीडिया की माने तो उस वक्त अगर पंडित नेहरू जिद नहीं करते तो सरदार पटेल भारत के पहले प्रधानमंत्री होते। कई बार तो ये भी कहा गया कि पंडित नेहरू ने जबरदस्ती सरदार पटेल से कुर्सी छीनकर खुद को प्रधानमंत्री बनाया था। लेकिन ये बात कितनी सच है? क्या वाकई में उन्होंने प्रधानमंत्री बनने के लालच में सरदार पटेल को जानबूझकर पीछे धकेल दिया था? क्या सच में प्रधानमंत्री पद पाने के लिए नेहरू जी इतने लालची हो गए थे? इन सवालों का जवाब हम जानेंगे इस एपिसोड में। लेकिन जवाब के साथ साथ हम भारत के पहले प्रधानमंत्री नेहरू और पहले गृह मंत्री सरदार पटेल के आपसी रिश्तों को भी समझने की कोशिश करेंगे। अब जब हम कहते हैं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू की जगह सरदार पटेल प्रधानमंत्री बनने वाले थे, या उन्हें ही प्रधानमंत्री बनना चाहिए था, तब हमें उन दोनों की उम्र के फैक्टर को भी अपने दिमाग में रखना चाहिए। क्योंकि देश की आजादी के वक्त सरदार पटेल 71 साल के थे और पंडित नेहरू महज 56 साल के थे। इसलिए जिस एनर्जी के साथ पंडित नेहरू उस वक्त देश की कमान संभाल सकते थे, वैसा सरदार पटेल के लिए उम्र की वजह से करना बहुत मुश्किल होता। और तो और उस वक्त सरदार पटेल को अपने शरीर से जुड़ी दूसरी चीजों को लेकर भी बहुत तकलीफ उठानी पड़ती थी। हालांकि ये बात सही है कि सरदार पटेल उस वक्त बहुत बड़े नेता थे और उन पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का बहुत भरोसा भी था, लेकिन अंत में महात्मा गांधी ने प्रधानमंत्री पद के लिए सरदार पटेल की बजाय पंडित नेहरू को ही चुना। इसी वजह से पंडित नेहरू पर कई बार ये आरोप भी लगता है कि उन्होंने महात्मा गांधी की मदद से जानबूझकर सरदार पटेल को पीछे रखा और उनकी जगह खुद कुर्सी पर बैठ गए।
ऐसे में इस बात के बहाने सरदार पटेल और महात्मा गांधी को भी एक दूसरे के खिलाफ खड़ा करने की कोशिश की जाती रही है। सरदार पटेल तो गांधी जी से नेहरू जी के भी पहले मिले थे। उनके बीच दोस्ती भी बहुत गहरी थी, क्योंकि गांधी जी और सरदार पटेल की उम्र में सिर्फ 6 साल का फर्क था। ऐसे में ये कहना कि महात्मा गांधी और सरदार पटेल के बीच कोई पर्सनल दुश्मनी थी जिसकी वजह से उन्होंने प्रधानमंत्री पद के लिए पंडित नेहरू को चुना, ये बात कहीं से भी सही नहीं लगती है। लेकिन तब भी हमें उन सभी घटनाओं को गहराई से समझने की जरूरत है जिसके तहत आजादी के बाद भारत के पहले प्रधानमंत्री को चुना गया। दरअसल साल 1946 में अंग्रेज सरकार ने कांग्रेस को भारत का शासन सौंपने का फैसला कर लिया था। तो ये भी तय किया गया कि जो भी कांग्रेस का प्रेसिडेंट बनेगा वही आगे चलकर भारत का पहला प्रधानमंत्री बनेगा। उस वक्त कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे मौलाना अबुल कलाम आजाद, जिन्हें गांधी जी ने चिट्ठी लिखकर अपने पद से इस्तीफा देने के लिए कहा था। अबुल कलाम आजाद ने गांधी जी की बात मानकर कांग्रेस के प्रेसिडेंट पद से अपना इस्तीफा दे दिया और तब इस पद के लिए दोबारा चुनाव हुए। उस वक्त कांग्रेस का पूरा ऑर्गेनाइजेशन स्टेट के लेवल पर अलग अलग प्रदेश की कमेटियों में बंटा हुआ था और तब देश भर में कुल 15 प्रांतीय कमेटी थी। ये कमेटियां ही वोट देकर बहुमत से अध्यक्ष का चुनाव करती थीं। कांग्रेस में भी अध्यक्ष पद के लिए चुनाव हुआ और 15 में से 12 कमेटियों ने सरदार पटेल को वोट किया, जबकि बाकी बची हुई 3 कमेटियों ने जे.बी. कृपलानी और पट्टाऊ सीतारमैया जैसे नेताओं को वोट किया। अब देखा जाए तो कांग्रेस की प्रांतीय कमेटियों के फैसले के हिसाब से सरदार पटेल को कांग्रेस का प्रेसिडेंट बनना चाहिए था, लेकिन जे.बी. कृपलानी और पट्टाभी सीतारमैया ने अपना नाम वापस ले लिया और अपनी जगह पंडित नेहरू को अध्यक्ष पद के लिए आगे किया। इस तरह अब वहां अध्यक्ष पद के 2 दावेदार बच गए थे। एक थे सरदार वल्लभ भाई पटेल और दूसरे पंडित जवाहरलाल नेहरू। माना जाता है कि तब गांधी जी चाहते थे कि पंडित जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस के प्रेसिडेंट बने, लेकिन ऐसा सिर्फ तभी हो सकता था जब सरदार पटेल अपना नाम वापस लें, क्योंकि उनके पास प्रांतीय कमेटियों का बहुमत था। तब जे.बी. कृपलानी ने एक चिट्ठी लिखी जिसमें उन्होंने लिखा कि महात्मा गांधी चाहते हैं कि सरदार पटेल अपना नाम वापस ले लें। तब ये चिट्ठी कृपलानी ने सरदार पटेल को दी और सरदार पटेल ने वही चिट्ठी आगे महात्मा गांधी को पकड़ा दी। तब महात्मा गांधी ने दोबारा वो चिट्ठी सरदार पटेल को दे दी। फिर सरदार पटेल ने उस पर अपने हस्ताक्षर किए और कांग्रेस के अध्यक्ष पद से अपना नाम वापस ले लिया। इस तरह पंडित जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस के पहले अध्यक्ष चुने गए। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि महात्मा गांधी ने ऐसा क्यों किया? आखिर क्या वजह थी कि किसी भी प्रांतीय कमेटी द्वारा जवाहरलाल नेहरू को वोट न देने के बावजूद भी उन्होंने पंडित नेहरू को ही कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया और प्रधानमंत्री बनने की राह खोल दी? इन सवालों के जवाब हम जानेंगे अगले एपिसोड में। अब जानते हैं कि आखिर क्यों महात्मा गांधी ने प्रधानमंत्री पद के लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू को चुना था। क्यों प्रांतीय कमेटी द्वारा मेजॉरिटी से वोट मिलने के बाद भी सरदार पटेल प्रधानमंत्री नहीं बन पाए। दरअसल महात्मा गांधी का ऐसा मानना था कि पंडित नेहरू और सरदार पटेल दोनों को मिलकर इस देश को चलाना होगा। उनके अपने शब्दों में कहें तो नेहरू और सरदार दोनों को बैलगाड़ी की तरह साथ में मेहनत और हिम्मत से देश को आगे बढ़ाना होगा। इसके साथ ही उनका ये भी मानना था कि जिस तरह देश में सरदार पटेल का बोलबाला है, वैसे ही इंटरनेशनल लेवल पर लोग पंडित नेहरू को भारत के नेता के रूप में जानते हैं। और यही वजह है कि नए नए आजाद हुए देश भारत के अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को ध्यान में रखते हुए महात्मा गांधी ने पंडित नेहरू को प्रधानमंत्री के रूप में अपनी पहली पसंद माना। अब देखा जाए तो इस मामले में गांधी जी गलत भी नहीं थे, क्योंकि वाकई अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर दुनिया भर के नेता पंडित नेहरू को ही भारत का प्रतिनिधि समझते थे और उन्हें ही भारत के सबसे बड़े नेता के रूप में देखते थे। यहाँ तक कि गांधी जी के बाद अगर भारत के किसी नेता को दुनिया में जाना जाता था तो वो पंडित नेहरू ही थे। और तो और अंग्रेजी सरकार और अंग्रेजों के बड़े अफसरों तक उनकी अच्छी जान पहचान थी। वहीं अब एक नए आजाद हुए देश के रूप में दुनिया के दूसरे देशों के साथ साथ ब्रिटेन के साथ अच्छे संबंध बनाकर रखना भी बेहद जरूरी था और ये काम पंडित नेहरू के हाथ में एकदम सुरक्षित था। अगर अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों को छोड़ भी दें तब भी देश के मामले में भी उस वक्त सरदार पटेल से ज्यादा नेहरू की जरूरत थी, क्योंकि देश का बंटवारा हिंदुओं और मुसलमानों के बीच हुआ था और इसी वजह से धर्म का ये मामला अपने आप में बहुत सेंसिटिव मुद्दा था। वहीं ऐसे मुश्किल दौर में कई बार भावनाओं में बहकर सरदार पटेल ने कुछ ऐसी बातें भी कह दी थीं कि देश के मुसलमानों का एक बड़ा हिस्सा सरदार पटेल से नाराज रहने लगा था।
ऐसे दौर में देश को एक ऐसे नेता की जरूरत थी जो देश के दो सबसे बड़े समुदाय को एक साथ लेकर चल सके। सरदार पटेल के बिल्कुल उल्टा पंडित नेहरू को लेकर अल्पसंख्यक समुदाय के मन में काफी भरोसा था। इसलिए देश की एकजुटता को ध्यान में रखते हुए भी ये जरूरी था कि एक ऐसे व्यक्ति को देश का प्रधानमंत्री बनाया जाए जो देश की धार्मिक एकता को मजबूती दे सके। अपने एक पत्र में खुद महात्मा गांधी ने भी सरदार पटेल की बढ़ती हुई उम्र और उनकी खराब होती हुई तबीयत की ओर इशारा किया था। वहीं नेहरू जी उस वक्त केवल 56 साल के थे और देश के युवाओं के बीच खासे लोकप्रिय भी थे। सरदार पटेल की बेटी मनीबेन ने लिखा था कि 1947 के आसपास सरदार पटेल को आंतों की बीमारी हो चुकी थी और अपने पेट में होने वाले भयानक दर्द की वजह से उन्हें बहुत तकलीफ होती थी। उनके कंपैरिजन में नेहरू तब 60 के भी नहीं हुए थे और काफी फिट थे। महात्मा गांधी की उस राय को सरदार पटेल हंसते हंसते मान गए और नेहरू को प्रधानमंत्री बनवाकर खुद गृह मंत्री और उप प्रधानमंत्री बनना चुन लिया। लेकिन ऐसा नहीं है कि गृह मंत्री बनने के बाद भी दोनों के बीच कभी मतभेद नहीं हुए। कई मुद्दों पर सरदार पटेल और नेहरू जी के बीच टकराव होता रहा और उसकी वजह से सरकार और कांग्रेस में खलबली मचती रही। तब एक वक्त महात्मा गांधी की राय ये भी थी कि सरदार पटेल या नेहरू में से कोई एक सरकार से बाहर हो जाए ताकि दूसरा अपना काम आसानी से कर सके। इस पर पटेल और नेहरू दोनों अपना अपना पद छोड़ने के लिए तैयार हो गए थे। लेकिन तभी एक ऐसी घटना हुई जिसने पूरे भारत को हिलाकर रख दिया। नाथूराम गोडसे नाम के एक आतंकवादी ने 30 जनवरी 1948 को गोली मारकर महात्मा गांधी की हत्या कर दी। ये दिन भारत के इतिहास का काला दिन था, क्योंकि अपनी आजादी के एक साल के अंदर अंदर भारत ने अपना सबसे बड़ा नेता खो दिया था। लेकिन महात्मा गांधी की हत्या से पहले पटेल और नेहरू के बीच जो मतभेद चल रहे थे, वो महात्मा गांधी की हत्या के बाद एकदम ठंडे पड़ गए और दोनों ने मिलकर देश चलाने का फैसला किया। अपने आखिरी वक्त में महात्मा गांधी भी यही चाहते थे कि पटेल और नेहरू की दोस्ती का बने रहना इस देश के लिए बहुत जरूरी है। उनकी मौत के बाद यही हुआ भी और गांधी जी के अंतिम संस्कार पर उनके ये दोनों शिष्य एक दूसरे के गले लगकर खूब फूट फूट कर रोए। अब भले सरदार पटेल भारत के पहले प्रधानमंत्री नहीं बन पाए और उन्होंने जवाहरलाल नेहरू को सरदार की जगह चुन लिया था, लेकिन उनके बीच के मतभेद कभी इतने बड़े नहीं हुए कि वो एक दूसरे के दुश्मन कहे जा सकें, जैसा कि सोशल मीडिया आज लोगों को बताता है। फिर सिर्फ सोशल मीडिया ही क्यों, देश के कई नेता और पढ़े लिखे लोग भी सरदार पटेल को नेहरू जी के खिलाफ खड़े करने की कोशिश करते आए हैं। लेकिन सरदार पटेल खुद इतने बड़े नेता थे कि उनको बड़ा साबित करने के लिए नेहरू जी को छोटा कहने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। पिछले एपिसोड में हमने प्रधानमंत्री के पद को लेकर गोल यूपीएससी 16 जी चैनल पर